हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ये ऑफलाइन वीडियो है क्योंकि मैं किसी काम से बाहर आया हुआ हूँ और 2-3 दिन मुझे इलाहाबाद में हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी लाइव क्लास फिर से शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज की क्लास में भी मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो में आपको कम से कम 1 नंबर सिक्योर करा दिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जो भी स्टूडेंट्स LT ग्रेड इंग्लिश के लिए पेड बैच लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको बैच में शामिल कर लिया जाएगा, इंक्लूडिंग TGT PGT फ्री। कहने का मतलब ये है कि LT ग्रेड पेड बैच में आपको TGT PGT की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। इसका आपसे किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारे बैच में जो चीज़ें शामिल है वो आप देख सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं। हमारी क्लास की पहचान है कि हमारे यहाँ पर पेड बैच में मोस्टली क्लासेस लाइव होती हैं, रिकॉर्डेड वीडियो बहुत कम डाली जाती हैं। हालांकि लाइव क्लासेस को बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो के तरीके से फिर कभी भी देख सकते हैं। डिटेल्ड स्टडी PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। MCQ PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जिनका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा। और वीकली MCQ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट होते हैं जो कि पूरे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। इसमें टोटल आपके उतने ही क्वेश्चन होंगे जितने एग्जामिनेशन में, और पूरा एग्जाम जैसा इंटरेस्ट इसमें आता है, जिसके साथ में आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि आपने कितना सीखा है। 5th नंबर पे देख लीजिए, वीकली ऑडियो एंड वीडियो डाउट सेशन। ऑडियो एंड वीडियो का मतलब ये है कि हमारी क्लासें आपको ऑडियो और वीडियो विजुअलाइजेशन भी प्रदान करती हैं। आप फेस टू फेस हमसे बात करते हुए स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आप हमसे बोलकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको बोलकर क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसके बाद में एनी टाइम फोन कॉल्स फैकल्टी आपको प्रदान की जाती है। कहने का मतलब ये है, आप अगर किसी तरीके से किसी भी कंफ्यूजन में है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, तो आप कभी भी कॉल करिएगा, आपका कॉल रिसीव किया जाएगा और आपके क्वेश्चन का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे टॉपिक को। देखिए, वैसे तो जनरली सभी लोग स्टैंडर्ड फॉर्म्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन एक तरीका होता है जिससे हम क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन के हिसाब से किस तरीके से पढ़ पाएं। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को और इन नोट्स को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे कि आपका एक नंबर 101% सिक्योर हो जाए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्टैंजा क्या होता है। तो स्टैंजा के बारे में सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। स्टैंजा क्या होता है? स्टैंजा क्या होता है? एक लाइंस का ग्रुप होता है, यानी लाइन कॉम्बिनेशन में लगी होती हैं, उन्हीं को हम स्टैंजा कहते हैं। डेफिनेशन आप इसकी नोट कर सकते हैं। और स्टैंजा इज अ ग्रुप्ड सेट ऑफ लाइंस इन वर्स। वर्स का मतलब होता है पंक्तियों में, ठीक है ना, काव्य में। जो काव्य में लाइनों का जो ग्रुप होता है, सीरियल से लगा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंजा कहते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पोइट्री का एक स्टैंजा है जो 4 लाइनों में है। ये आपका एक स्टैंजा फॉर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉपलेट के बारे में। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कॉपलेट। कॉपलेट्स के कई प्रकार होते हैं, ठीक है ना, हम सारे प्रकार पे बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कॉपलेट क्या होता है। तो कॉपलेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। इसको नोट कर लेना। जिन लोगों ने हिंदी में दोहा पढ़े हैं वो इसका मतलब भी समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो क्लास में आगे बनी रहिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, कॉपलेट आखिर होता क्या है? तो मैंने यहाँ पे लाइन्स के हिसाब से लिखा है। सबसे पहले देख लीजिए, इट इज अ पेयर ऑफ राइम। राइम का मतलब होता है लय, तुकबंदी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इट इज अ पेयर ऑफ राइम लाइन दैट आर इक्वल इन लेंथ। अगर हम ऐसी लाइनों को देखें जिसमें राइम है, यानी कि लय ताल एक जैसी है, और उनकी जो लेंथ है वो भी बराबर है, जिसमें शब्दों की जो संख्या है वो भी बराबर है, साइलेबल की जो संख्या है वो भी बराबर है, उसे बोलते हैं हम क्या? कॉपलेट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए, एक कॉपलेट कैन बी राइम्ड और अनराइम्ड। अब यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट ये ऐड कर दिया, जहाँ ऊपर बताया था कि राइम होता है, लेकिन नीचे हमने एक पॉसिबिलिटी ये भी बता दी है कि कॉपलेट हमारा राइम भी हो सकता है, जिसमें तुकबंदी हो सकती है, लय हो सकती है एक जैसी, और ये अनराइम्ड भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। दोनों पॉइंट को नोट करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आप देख लीजिए, द राइम कॉपलेट इज आल्सो कॉल्ड राइम प्लेट्स। राइम कॉपलेट को हम राइम प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको बोलते हैं राइम स्वाइप्स। ठीक है, ये जो नेम है राइम प्लेट्स और राइम स्वाइप्स, ये नेम दिया गया है किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा, ठीक है ना। फ्रांस के जो लोग हैं वो इसको राइम प्लेट्स के नाम से भी बुलाते हैं।
अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये होता किस तरीके का है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। हालांकि आप लोग इसको जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें आपको ऐसी जरूर दे दूंगा जो आपके काम की होने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कॉपलेट का, आप आसानी से समझ पाएंगे कि कॉपलेट चीज़ क्या है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर दिया है फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करें तो नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी बराबर है, ऊपर भी साइलेबल बराबर है और यहाँ पर भी साइलेबल बराबर है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा कैसा है, एक राइम्ड कॉपलेट है, क्योंकि इसके पीछे दिया गया है ब्रिंग, सबसे लास्ट में क्या दिया गया है, ब्रिंग्स दिया गया है, और नीचे वाली लाइन में सबसे लास्ट में क्या दिया गया है, किंग्स दिया गया है। जब हम ब्रिंग्स और किंग्स दोनों को पढ़ते हैं तो इनका राइम एक जैसा है। कहने का मतलब ये इससे मैच कर रहा है। इस तरीके के कॉपलेट को हम बोलते हैं किस राइम सीक्वेंस में, सॉरी ए और ए। कहने का मतलब लाइन ए और ए मैच कर रही है। ठीक है, यानी दोनों ही लाइन एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आपको कॉपलेट समझ में आ गया। अब कॉपलेट के बारे में बारीकी से समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम हीरोइक कॉपलेट की। दिस इज द काइंड ऑफ कॉपलेट। कॉपलेट के कई प्रकार होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका हीरोइक कॉपलेट। मोस्टली जो पोइट्री लिखी गई है, ज़्यादातर जो पोइट्री आप देखते हैं विलियम शेक्सपियर की, जॉन ड्राइडन की, जॉफरी चौसर की, इन सभी की पोइट्री में आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने के लिए मिलेगी वो हीरोइक कॉपलेट भी मिलेगी। ठीक है ना, अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक भी आपको हीरोइक कॉपलेट में मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है अ हेरोइक कॉपलेट इज कॉपलेट रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। तो आइम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले तो यही चीज़ समझ लीजिए कि हीरोइक कॉपलेट इज अ कॉपलेट रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि हीरोइक कॉपलेट किस में लिखा जाता है, किस वर्स फॉर्म में लिखा जाता है, तो आपका आंसर होगा आइम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। आगे और भी लिखा है so that in each line an unstressed syllable is followed by a stressed syllable। और ये कैसी लाइनें होती हैं, ये ऐसी लाइन्स होती हैं जिसमें एक अनस्ट्रेस्ड साइलेबल होता है, पहले अनस्ट्रेस्ड साइलेबल होता है, उसके बाद स्ट्रेस्ड साइलेबल होता है, फिर अनस्ट्रेस्ड साइलेबल होता है, फिर स्ट्रेस्ड साइलेबल होता है। इसी तरीके से टोटल जो साइलेबल की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो 5 कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है ना, 5 कॉम्बिनेशन होते हैं। इसी को हम बोलते हैं फीट, इसी को बोलते हैं हम आइम। यानी कि एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड दोनों का जो पेयर बन जाता है उसी को बोलते हैं हम आइम, यानी कि फीट। तो 5 फीट का जो मीटर होता है उसी को बोलते हैं हम आइमिक पेंटामीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी डिटेल में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि आइमिक पेंटामीटर है भी या नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक चीज़ क्लियर हो गई कि हीरोइक कॉपलेट है, इसको आइमिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, और हेरोइक कॉपलेट को हम कभी कभी आइमिक पेंटामीटर बोलते भी हैं। ठीक है, सो दैट इन ईच लाइन एन अनस्ट्रेस्ड साइलेबल इज फॉलोड बाई अ स्ट्रेस्ड साइलेबल फॉर टोटल 10 साइलेबल पर लाइन। एक लाइन में टोटल साइलेबल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 होती है, जिसमें कितने ग्रुप होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं। मतलब एक अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड, पहले अनस्ट्रेस्ड आता है फिर स्ट्रेस्ड आता है। ठीक है ना, अब समझ लीजिए किस तरीके से। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि आइमिक पेंटामीटर क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए, आइमिक पेंटामीटर में कितने साइलेबल होते हैं, 10 साइलेबल होते हैं। ठीक है, 5 फीट होती हैं, जिसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक अनस्ट्रेस्ड साइलेबल और दूसरा स्ट्रेस्ड साइलेबल। ठीक है, स्ट्रेस्ड साइलेबल क्या होता है और अनस्ट्रेस्ड साइलेबल क्या होता है। जैसे मैंने ये वर्ड दिया गया है 4, ठीक है ना, फोर दाई, तो 4 और दाई को अगर हम कंपैरिजन करें तो 4 कम समय में हम बोल सकते हैं और दाई को बोलने में हमें ज़्यादा वक्त लगता है। मैं बिल्कुल शुद्ध और देसी भाषा में समझा देता हूँ कि जिस शब्द को बोलने में कम समय लगता है, जिसमें हम अपने सांसों को ज़्यादा नहीं खींचते हैं, उसे बोलते हैं हम अनस्ट्रेस्ड साइलेबल। और जिस वर्ड को बोलने में हमें ज़्यादा लंबी सांस लेनी पड़ती है, देर तक उसे बोलना पड़ता है, वो होता है हमारा स्ट्रेस्ड साइलेबल। तो आइमिक पेंटामीटर में होता क्या है, पहले एक अनस्ट्रेस्ड साइलेबल होता है, उसके बाद एक स्ट्रेस्ड साइलेबल होता है, दोनों का जो ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक पद हमारा हो गया कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में फिर से हमने काउंट किया स्वीट
और लव, स्वीट और लव। स्वीट को लव की कंपैरिजन में जल्दी बोल सकते हैं, स्वीट और लव, ठीक है। दूसरा पेयर हमारा स्वीट और लव का हो गया, ठीक है, दो पद हो गए हमारे। इसके बाद में रिमेम्बर्ड दिया गया है। तो एक चीज याद रखिएगा कि साइलेबल जो होते हैं, हो सकता है कि एक वर्ड में एक ही साइलेबल हो, जैसे फोर दिया गया है तो फोर में सिर्फ एक ही साइलेबल है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्ड में, सिंगल वर्ड में एक से ज्यादा साइलेबल हो। जैसे कि अगर मैं एक शब्द बोल देता हूं ब्यूटीफुल, हमने बोल दिया ब्यूटीफुल। अब आप कैसे बताएंगे कि इसमें कितने साइलेबल है? तो आप इसको ब्रेक करके देख लीजिए कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। हमने पहले बोला ब्यू, ठीक है, ये हमारा एक साइलेबल हो गया, प्लस लगाया हमने टी आई, ये हमारा दूसरा साइलेबल हो गया। तीसरा हमने लगा दिया फुल। अब इन तीनों साइलेबल में हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाला हमारा स्ट्रेस्ड साइलेबल है, कौन सा अनस्ट्रेस्ड है? तो हम ब्यू इसको देर तक बोलते हैं, टी बहुत जल्दी बोल दिया, फुल थोड़ा सा इससे देर में बोला। अगर इसको कंपैरिजन करें तो फुल हमारा स्ट्रेस माना जाएगा, ये हमारा अनस्ट्रेस्ड माना जाएगा। तीनों को कंपैरिजन करते हैं तो ब्यू ये हमारा देर तक बोला जा रहा है, इसमें स्ट्रेस खिंचाव हो रहा है, मतलब ये हमारा स्ट्रेस्ड साइलेबल है। इसी तरीके से हमारे सामने रिमेम्बर्ड दिया गया है। तो अगर हम रिमेम्बर्ड को आइडेंटिफाई करें कि इसमें कितने साइलेबल हैं, तो आप कोशिश करिए बताने की कि इसमें कितने साइलेबल हैं। मैं आपको बता देता हूँ। हम रिमेम्बर को लिखते किस तरीके से हैं, हमने लिखा इस तरीके से, ठीक है ना, रिमेम, और उसके बाद में रिमेम, ठीक है, रिमेम, इसको ऐसे कर लिए री और मेम, और उसके बाद में वर्ड। ये हमारे तीन साइलेबल हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। अब इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड है वो कौन सा वाला? री, मेम, बर्ड। तो ये वाला जो है हमारा वो कैसा है? स्ट्रेस्ड साइलेबल है। याद रखेंगे कैसा है? स्ट्रेस्ड साइलेबल है। तो एक पेयर हमारा ये हो गया फॉर दाई, स्वीट लव, ठीक है, रिमेम। तो ये अनस्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है। तो एक पेयर हमारा यहाँ हो गया। इसमें से इतना जो वर्ड बच गया, वर्ड, ठीक है, ये हमारा कैसा है? ये अनस्ट्रेस्ड है। अनस्ट्रेस्ड के बाद में हम स्ट्रेस्ड साइलेबल को फॉलो करेंगे। तो बर्ड के बाद में सच, ठीक है ना, वर्ड के बाद में हमारा सच हो गया, और वेल्थ और ब्रिंग्स। इस तरीके से ये पूरा जो लाइन का कॉम्बिनेशन है ये हमारे 5 फीट का है, जिसमें हमारे 5 स्ट्रेस्ड साइलेबल हैं जो कि अनस्ट्रेस्ड साइलेबल को फॉलो कर रहे हैं, यानी इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, ठीक है, और फिर उसके बाद में अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। इसी तरीके से ये चलते चले जाते हैं। तो यही होता है हमारा एक आइम्बिक पेंटामीटर। इसी को बोलते हैं हम हेरोइक कपलेट। अगर इसमें लास्ट में देखना है तो लास्ट में दिया गया है ब्रिंग्स और नीचे वाली लाइन में दिया गया है किंग्स। तो कहने का मतलब इसका जो राइम है वो भी मैच कर रहा है, और यहाँ पर जो फीट्स की संख्या है वो भी कितनी है? 5 है, ठीक है। साइलेबल की संख्या कितनी है? 10 है, जिसमें 5 अनस्ट्रेस्ड साइलेबल हैं और 5 स्ट्रेस्ड साइलेबल है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी आपको पहचान ना हो कि यहाँ पर आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है या नहीं किया गया, तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देख लीजिए। आगे दिया गया है, पॉइंट नोट करते जाएंगे। इतना हेरोइक कपलेट लाइन्स ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर आर इन राइम। क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है कि हेरोइक कपलेट्स में जो आइम्बिक पेंटामीटर की जो राइम होती है वो क्या होती है। तो मैंने नोट कर दिया है ए बी बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ई ई और सो एन, यानी इसी तरीके से एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ में मैच होता चला जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, द वर्ड हेरोइक, ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी अच्छा टॉपिक, इसको नोट कर लेना। यहाँ दिया गया द वर्ड हेरोइक वाज अप्लाइड। जनरली ये कॉपलेट था, ठीक है, कॉपलेट के नाम से ही जाने जाते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन इसके नाम से पहले, कॉपलेट के नाम से पहले हेरोइक वर्ड क्यों जोड़ दिया गया? हेरोइक हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको पोइट्री में कॉपलेट के साथ में ऐड क्यों किया गया? उसका रीजन है, इसका फ्रीक्वेंट यूज किया गया था ईपिक पोइट्री में, और ईपिक पोइट्री कैसी होती है? हेरोइक होती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। ईपिक पोइट्री में इसका फ्रीक्वेंट यूज करने की वजह से और हीरोइक ड्रामा में इसका फ्रीक्वेंट यूज करने की वजह से जो 17th सेंचुरी थी, ठीक है ना, 17th सेंचुरी के लास्ट में जाकर इसके साथ में क्या जोड़ दिया गया? हेरोइक जोड़ दिया गया। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हेरोइक कॉपलेट का जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो चौसर के द्वारा किया गया था 14th सेंचुरी में, ठीक है ना, और इसको 16th 17th सेंचुरी में दोबारा से
री इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी आगे सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो याद रखेंगे हेरोइक ड्रामा और एपिक पोइट्री में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया गया था, इस वजह से इसके साथ में हीरोइक लगा दिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हीरोइक कॉपलेट वाज फर्स्ट यूज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉफरी चौसर। जैसा कि मैंने अभी बताया था, हीरोइक कॉपलेट का सबसे पहली बार इंट्रोडक्शन यानी कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जॉफरी चौसर के द्वारा, जो कि 14th सेंचुरी के सबसे जाने माने राइटर माने जाते हैं, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री माने जाते हैं, ठीक है। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन नाम की इनका जो वर्क है, इसमें इन्होंने टोटली हीरोइक कॉपलेट का इस्तेमाल किया था। आगे और भी समझ लीजिए, अगर हम बात करें इनके और दूसरे वर्क की, तो इनका जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, इसके मोस्टली ज़्यादातर जो पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, वो इनका हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया है। जॉन कीट्स की बात कर लें अगर हम, तो जॉन कीट्स ने एंडीमियन में ये आपका हीरोइक कॉपलेट का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जॉफरी चौसर ने 14th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया था, द लीजेंड ऑफ गुड वुमन में इसको शुरू किया था पहली बार, ठीक है। हालांकि कैंटरबरी टेल्स में भी इसको इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 16th सेंचुरी में इसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया, री इन्वेंटेड कर दिया गया। उसका रीजन क्या था? 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बीच में जो भाषाओं में परिवर्तन हुआ था, उस भाषाओं के परिवर्तन होने की वजह से मोस्टली लोग भूल गए थे कि हीरोइक कॉपलेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन 16th सेंचुरी के कुछ राइटर्स ने इसको दोबारा से शुरू किया और 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गया इंग्लिश वर्ड्स का, ठीक है। इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड वर्ड्स बन गया, इंग्लिश फॉर्म का, राइटिंग्स का, और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर रहा था। तो नोट कर लेना, इन द 16th सेंचुरी द फॉर्म ऑफ हीरोइक कॉपलेट वाज री इन्वेंटेड एंड फर्स्ट यूज टू इंडिकेट क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है एंड। क्या होता है? एंड। किसी भी पोइट्री को, किसी भी पोइम को एंड करने के लिए इसका इंट्रोड्यूस किया जाने शुरू कर दिया गया, ठीक है। पूरी पोइम में नहीं किया गया, लेकिन इसको एंड यानी क्लोजर में इसको रखना शुरू कर दिया गया। उसके बाद में ये अपनी जिस फॉर्म में था, उस फॉर्म में पूरे वर्क में काम करना शुरू कर चुका था। जिस तरीके से 14th सेंचुरी में किया था, उस तरीके से उसने 17th और 18th सेंचुरी में भी काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। आगे समझ लीजिए, इट वॉज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेट 17th सेंचुरी हीरोइक ट्रेजिडी। जितने भी हीरोइक ड्रामा थे 17th सेंचुरी के, उन सभी ड्रामाज में एक स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीके से काम करना शुरू कर चुका था। मोस्टली ड्रामाज में इसको यूज किया जाने लगा, जो कैसे थे? हीरोइक ट्रेजिडी थी, ठीक है। और थ्रू आउट द 17th एंड 18th सेंचुरी दिस फॉर्म एक्सपीरियंस अ ग्लोरियस कैरियर। मतलब 17th और 18th सेंचुरी में ये भरपूर तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। द फॉर्म ऑफ ड्राइडन्स ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिन। कहने का मतलब ये ड्राइडन के ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिन की बात कर लें, ड्राइडन का ट्रांसलेशन ऑफ ओविड की बात कर लें अगर हम, ठीक है, और उनकी बहुत सारी ओरिजिनल पोइम्स की अगर बात कर लें, अलेक्जेंडर पोप का ट्रांसलेशन ऑफ होमर, ठीक है, इपिक, और आपका सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ के वर्क हैं, ये सभी किस में लिखे गए हैं? हीरोइक कॉपलेट में लिखे गए हैं। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस राइटर ने हीरोइक कॉपलेट में काम किया है, अपने वर्क्स को हीरोइक कॉपलेट में लिखा है, तो याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ हीरोइक कॉपलेट्स। हीरोइक कॉपलेट्स के दो काइंड्स होते हैं। कौन सा होता है? पहला होता है क्लोज्ड हीरोइक कॉपलेट, दूसरा होता है रन ऑन बोल सकते हैं या ओपन हीरोइक कॉपलेट बोल सकते हैं। क्लोज कॉपलेट का मतलब क्या है और रन ऑन ओपन हीरोइक कॉपलेट का मतलब क्या है? दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक लाइन ये लिख दी और एक लाइन ये लिख दी, दोनों ही कैसे हैं? आइमिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं, ठीक है। दोनों में ही टेंडेंस हाई लेवल है और 5 फीट है। ये एक राइम हेरोइक कॉपलेट है, क्लियर है ना। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये क्लोज्ड हीरोइक कॉपलेट है या ओपन या रन ऑन कॉपलेट है? तो इसकी एक पहचान है, अगर ये क्लोज होगा तो राइटर यानी कि पोइट जो कुछ भी कहना चाहता है वो इन दो लाइनों के भीतर ही, जब तक ये लाइन यहाँ एंड होगी तब तक इसमें ये जो कुछ कहना चाहता है वो सब कुछ इन दो लाइनों में ये कहकर ख़त्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम रन ऑन की। अगर हम दो लाइनें फिर से लिखें, ठीक है,
और 2 लाइन ये वाली लिखी हुई है। राइटर ने कुछ कहना चाहा, वो यहाँ पर आकर फिनिश नहीं हुआ। उसकी बात पूरी समझ में नहीं आई किसी को कि उसने क्या कहा है। वो उसकी बात वो चलती 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 इस स्टैंजा में यानी इस वाली कॉपलेट में भी आ गई और ख़त्म हुई कहाँ पर, यहाँ आकर। कहने का मतलब ये हो गया कि रन ऑन जो कॉपलेट होते हैं उनमें कोई बात अगर एक कॉपलेट में शुरू होती है तो पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरे या तीसरे कॉपलेट तक चली जाए, वहाँ जाकर समाप्त हो जहाँ पर उसकी पूरी तरीके से सेंस क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है रन ऑन, और जहाँ पर एक ही कॉपलेट में सारी बात क्लियर हो जाए उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड कॉपलेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की जानकारी के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आगे भी इस तरीके की ऑफलाइन वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँगा जब तक कि मैं वापस नहीं आता। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, आपकी लाइव क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, जय हिंद जय भारत।